देखो लास्ट क्लास में हमारे पास जो टॉपिक कंप्लीट होता ना, देखो भाई इसमें कितने पेज और बच रहे देखना एक बार, कितने पेज और बच रहे हैं? 2 पेज बच रहे हैं। देखो आज तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, नेक्स्ट क्लास में नोट्स मिलेंगे, ठीक। और उसके एक दिन बाद ही सारी की सारी बात सुनूंगा मैं, ठीक है। और जिसको याद नहीं है फिर बताऊंगा। चैप्टर फर्स्ट के नोट्स मिले, किसी ने याद ही नहीं किया है। सुनो भाई, देखो हमारे पास है, अब मूल बातें करते हैं, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। राजा, किसान और नगर चैप्टर है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात कि अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये जो अभिलेख जो लिखे हुए मिलते हैं, कौन सी सड़ी हुई भाषा होती है पता है ना? पता नहीं कौन सी भाषा है, पता ही नहीं हमें। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका उदाहरण। तो मैं इसका, हाँ भाई, अगले पेज पे आओ। देखो क्या लिखा हुआ है दीवार पे, कुछ लिख रहा है तुम्हें? सबसे नीचे वाला लाइन में कुछ पढ़ता हूँ, उसमें ये ओ लिखा हुआ है, उल्टा हल बना हुआ है, देखो जे लिखा हुआ है, और पता नहीं कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो नहीं कैसे कैसी भाषा है। समझ में आ रही बात क्या कर रहा हूँ? तो भाई अब ना हम ये बात करते हैं, भाई ये जो इतिहासकार है ये क्या कितने ज्ञानी होते हैं, ये इतने पुराने होते हैं कि इनको ऐसी ऐसी भाषा का ज्ञान है? बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो इतिहासकार है इनको कैसे पता लगता है क्या लिखा हुआ है, ये कैसे पता लगता है इनको? कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, ठीक है। तो हम वही पढ़ने वाले हैं। तो कह रहे भाई देखो, अभी तक हम अन्य बातों के अलावा, भाई बहुत सारी बातों के अलावा अभिलेख के अंशों के बारे में अध्ययन करते आ रहे थे। बस हमारी जो अभिलेख के अंश है उसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है? इतिहासकार है, उन्हें पता लगा, उन्हें कैसे पता लगता है भाई क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर? ठीक, सुनो 7.1 पे आ जाओ एक बार सब। दिख रहा सबको? तो यहाँ पे कह रहे कि आधुनिक, देखो तुम्हें दिख रहा है साइड में लिखा हुआ है का कैसा बना हुआ है, चा कैसा बना हुआ है, ठीक है। डा कैसा बना हुआ है, दा, मा, रा, देखो लग रहा है रा, रा लग रहा है, वन लग रहा है वो, ठीक है। तो भाई अब ना ऐसे ही खूब पहचान कर पता नहीं क्या क्या बना दिया। अब सुनो, देखो भाई कह रहे कि ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। आधुनिक भारत भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। जो ब्राह्मी लिपि हमारे पास है वो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये एक ऐसी भाषा है जिसको, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका ज्यादा उपयोग किया था। अच्छा मुझे बताओ, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हिंदी लिखी हुई है या सबसे ज्यादा इंग्लिश लिखी हुई है? क्या लिखी है इंडिया के अंदर? सबसे ज्यादा कौन सी भाषा में बुक लिखी हुई है? इंग्लिश में लिखी हुई है। सबसे ज्यादा बुक इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है। ये चीज है, जो भी बड़ी बड़ी जो बुक आती है भाई, पहले एक टाइम हुआ करता था सारी सारी बुक हिंदी उसमें होती थी हिंदी के अंदर, अब है इंग्लिश में। अगर तुम सब इंग्लिश नहीं सीखोगे ना, कुछ दिन बाद ना तुम्हारी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक है। देखो भाई जैसे मैंने ना अपने हमेशा अपने टाइम पे ये जो जितनी बातें हैं ना, ये सारी मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है। जितनी बातें हैं सारी की सारी मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है। जब मैंने मतलब कि एक बार यूपीएससी की तैयारी के लिए मैंने अटेम्प्ट किया था, तो उस टाइम ये सारी सारी जो पूरी छठी से लेके पूरी 12वीं तक की जो बुक है ना, वो सारी घोल के पी गया था, सोचो। हाँ उसको पता चाटो। सुनो, कह रहे कि ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग अशोक, हाँ भाई अशोक सम्राट के बारे में बताना, अशोक के अभिलेखों में किया गया है। तो कह रहे कि 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी, देवनागरी पता क्या है? हिंदी है। बंगाली तो पता है तुम्हें, जो देवनागरी क्या है वो हिंदी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। भाई देखो, जो भी जितने भी यूरोप के लोग थे ना, मैंने क्या बोला कि 18वीं सदी के यूरोपीय विद्वानों, 18वीं सदी में यूरोप के जितने विद्वान थे, उन सब ने भारतीय पंडित की सहायता से, जो भारत के जो पंडित है ना, उनकी सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपि का अध्ययन शुरू किया। अच्छा पता क्या होता है? तो मैं एक बात बोलता हूँ, देखो तुम बताओ गेट का मतलब क्या होता है हिंदी में? दरवाजा। हम ज्यादातर उसे गेट बोलते हैं, हिंदी में भी गेट लिखते हैं, ऐसा ही तो होता है। गा गा के ऊपर एक ही में आता है गेट। रेलवे स्टेशन, ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक। जो देखो स्टेशन जो है ना, वो इंग्लिश का वर्ड है। हिंदी में क्या पता है किसी को? हिंदी के अंदर पता है किसी को क्या होता है? स्टेशन को बोलते हैं ध्रुव सकट विश्रामालय। अब बताओ कोई बोलता है ऐसे? ध्रुव सकट विश्रामालय। क्रिकेट, क्रिकेट को ले लो, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? बैट बॉल। वही तो इंग्लिश हो गया।
बस में आ रही है। इसको बोलते हैं लंब दंड गोलपिंड धरपकड़ प्रतियोगिता। ठीक है, फिर देखो यही है। अब कुछ कुछ लोग इसको गोल लग्गम पकड़ बग्गम इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन वो हॉकी एक तरीके से। तो हमारे पास एक भाई हॉकी है, जो गोल मतलब गोल लग्गम पकड़ बग्गम जो बोलते हैं ना, ये हॉकी है। लेकिन हमारे पास जो क्रिकेट है इसे क्या बोलते हैं? लंब दंड गोलपिंड और धरपकड़ प्रतियोगिता। भाई ये क्या, मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं। भाई रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, समझ जाओगे। ठीक है, कुछ तो ज्ञान का फायदा उठा हमारे। देखो भाई, तो भाई जो यूरोप के लोग हैं सबने ये सब किया, फिक्र की, और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना की। भाई देखो, पता है सबसे पुरानी भाषा संस्कृत मानी जाती है। संस्कृत भाषा से सारी भाषा आई है, ठीक है। इसीलिए भारतीय पंडितों को पकड़ा है। पुरानी पुरानी भाषा को समझने के लिए भारत के महान पंडितों को पकड़ा जाता है। बेटा तू आ जा। तो बता, संस्कृत के टीचर की अदर कंट्री में कितनी सैलरी है? लाख में सैलरी है, मंथली। लाख समझते हो, मतलब कि लाखों में सैलरी है। या अब सुनो भाई, अगला मेरे पास है तो उसमें अभी भी कर सकता है, अभी भी कर सकता है, बीएड कर लियो। सुनो भाई, अब बस सुनो। कह रहे कि आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला कि भाई बहुत बार ना इसने तुक्का भेड़ा, अनुमान लगाया कि कौन सी भाषा है ये, संस्कृत भाषा है। ठीक, फिर जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत भाषा में थे, मतलब वो बहुत ही पुरानी भाषा में थे, जो मतलब कि जो प्राकृत भाषा मतलब कि जो एक मान लो नेचुरल भाषा होती है, प्राकृतिक। समझ में प्राकृत भाषा क्या होती है? जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मैंने बोला पेड़ के नीचे शेर दब के मर गया, तो मैं इसको लिखना है, पेड़ बनाया, ठीक है, शेर उसके नीचे दबाव बनाया, ठीक है, और आगे दिखा दिया, खत्म, मर गया। समझ गया ना? ये तो होता है। इस तरीके से ना हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, एक तरीके से कि सिंबल वाली भाषा है। ये जो बड़े बड़े एजेंट होते हैं ना, ये ऐसी भाषा यूज करते हैं। ठीक है, सुनो फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद, अथक का मतलब बहुत ही ज्यादा परिश्रम, अथक परिश्रम बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, जेम्स प्रिंसेप ने भाई अशोक कालीन ब्राह्मणी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाल लिया। देखो भाई, अब एक बंदा था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, इसने क्या ये जो अशोक की जो अशोक काल में जब अशोक सम्राट थे उस टाइम जो भाषा चलती थी उसका मतलब निकाल लिया। बात समझ आ रही है? तो धीरे धीरे अक्षर मैच करते 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 देखो पता है क्या होता है, स्वर व्यंजन, कॉन्स्टेंट ऑफ द वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, या फिर जिसको स्वर व्यंजन बोलते हैं। अगर हम इसका पता लगा लेते ना, हम कोई सी भी भाषा पढ़ लेंगे। अगर हम इसका पता लगा लें, कोई सी भी भाषा पढ़ लेंगे। पता है साइंटिस्ट होते हैं ना, वो उनकी अलग भाषा होती है, अपनी लैंग्वेज खुद बना लेते हैं। वो बोलते हैं मैं का को लिखूंगा ऐसे कर करके, कुछ भी बोल देते हैं वो। मैं का को मछली बना दूंगा, खा को मुर्गा बना दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो? वो कुछ भी समझ आ देंगे। जैसे बोल देंगे भाई, वो समझ ला, मैं ला को पत्थर पत्थर का सिंबल दूंगा मैं। उन्होंने अपने घर में लिख रखा है कि अगर मुझे ला लिखना होगा मैं उसका पत्थर बना दूंगा। ठीक है, मुझे पा लिखना होगा मैं उसका गोला बना दूंगा। तो अपनी भाषा बना लेते हैं वो वाली मूवी मूवी कह रहा हूँ मैं, किसी ने बुक पढ़ी, द इनविजिबल मैन? चलो सुनो सुनो भाई, क्या बोला अगला मैंने, कह रहा है कि खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। मैंने पहला बता, देखो पहला मैंने क्या बताया कि ब्राह्मणी लिपि का अध्ययन कैसे किया गया। ठीक है, उसके बाद पता ना पंडित की सहायता से किया गया। फिर अगला कह रहा है कि खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। कह रही पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। भाई इसको बता, इसकी जो कहानी है तो इसको कैसे पढ़ा गया, ये कहानी पूरी की पूरी अलग है। ठीक, उसके बाद इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंदू यूनानी, मैंने क्या बोला भाई कि इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंदू यूनानी राजाओं, ठीक है, राजाओं द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई। भाई ब्रैकेट वाला इग्नोर मार देना। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इस शासन में मतलब कि यहाँ पे बोल रखा है कि जो हमारे पास जो खरोष्टी लिपि है इसको समझा कैसे गया। तो कह रहा है कि इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंदू यूनानी राजा द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। सबसे ज्यादा आसानी किससे हुई भाई, जो सिक्के हैं ना उससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली है। किस चीज के लिए भाई?
भाषा को समझने में, खरोष्टी भाषा को समझने में सिक्कों की सहायता ली गई थी। अगर नेक्स्ट क्लास में कुछ पूछा नहीं बता पाया ना तो देखना। ऊपर वाला कैसे गया है, जो पंडित हैं भारत के, ठीक है, महान पंडितों की सहायता से। अगला कैसे है, सिक्कों के द्वारा है। कह रहे कि इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए हैं, ठीक है। इन सिक्कों में जो राजाओं के नाम यूनानी भाषा में और खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। मैंने क्या बोला भाई कि यूनानी भाषा पढ़ने वाले जो यूरोपीय थे, यूरोप के जो लोग थे, उन सब मतलब कि यूरोप के जो विद्वान थे उन सब ने क्या किया भाई, अक्षरों का मेल किया। हाँ भाई। मैंने क्या बोला भाई कि यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षर का मेल किया। ये जो भाषा मिली, जो खरोष्टी भाषा मिली, खरोष्टी है ना, हाँ, ये जो खरोष्टी भाषा मिली यूनान के, ठीक है, यूनान के जो भी यूनानी मतलब कि एक तरह से बोले यूरोप के यूनानी भाषा पढ़ने वाले कुछ विद्वानों ने अक्षर को मैच किया। अच्छा, का तो ऐसा बन रहा है यार, खा तो ऐसा बन रहा है, गा ऐसा बन रहा है। तो तुम्हारी बात, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है गाय, गाय में देखो, मान लो गाय लिखा हुआ है, तो गाय में गा आगे मात्रा और या। अब वो मैच कर रहे हैं कि गा के बदले इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आ की मात्रा के बदले इन्होंने क्या लिखा हुआ है, या के बदले इन्होंने क्या लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात। इस तरीके से होता है, तो भाषा ऐसे पहचानते हैं। फिर क्या, उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोस मतलब अपोलोडोट्स का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए। कह रहा है कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि आ प्रयुक्त किया गया। मैंने मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ना कि इससे गाय है, गाय को गा लिखा गया है, तो उस भाषा में क्या लिखा गया है, इस तरीके से वो मैच किया उसने, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जैसे उसने बोला गया कि जो अपोलोडोस है, अपोलोडोट्स नाम लिखने के लिए एक ही प्रतीक मान लीजिए, जैसे आ, अपोलोडोट्स के लिए आ का यूज करते हैं। उसके बाद कह रहे कि चूंकि प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखी अभिलेखों की भाषा, भाई देखो जो प्रिंसेप है उसने क्या किया, जो खरोष्टी में जो लिखी हुई जो अभिलेखों की जो भाषा है की पहचान प्राकृत रूप से की थी, इसीलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। देखो अब पता क्या हुआ, उसने ना सबकी मात्रा पहचान दी कि ये मात्रा ये वाली है, ये मात्रा ये वाली, उसने सारी भाषा पहचान दी। भाषा पहचानने के बाद ना लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर दिए। भाषा पहचान गए, मुझे बताओ हम सब हिंदी से इंग्लिश क्या सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं एबीसीडी। ए को आ बोलते हैं, बी को बा बोलते हैं, सी को सा बोलते हैं, तो सी को का बोलते हैं। ऐसे ही तो है ना, पढ़ा नहीं पढ़ा, बच्चों ने पढ़ा होगा। हाँ, 12 खड़ी को तुम सब बोलते हो, ठीक है। उसके बाद तो अरे वो हिंदी हिंदी पढ़ने के लिए 12 खड़ी, ठीक है। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस किया जाता है। तो अगर तुम इस समय से किसी को इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही है, इसका मतलब है तुम सबने बचपन में वो क्या बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखी अच्छे से, और कुछ नहीं है। अब सुनो, वैसे पता है अभी भी मुझे जहां तक पता है कि जो जितना मान लो जितनी ज्यादा हिंदी पढ़ते हैं ना, उतनी ज्यादा इंग्लिश भूलते जाते हैं वो। अब ऐसे भाई मैं हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाता हूँ, मैं दोनों बैलेंस्ड है। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन में संस्कृत पे उतरूँ, से मैंने सोच रखा है संस्कृत में बहुत अच्छा फ्यूचर है। देखो कह रहे कि अब अगला मेरे पास है अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। अभिलेख से जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए, सबूत प्राप्त हुए, उसको कैसे पढ़ा गया। कह रहे इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों, अभिलेख शास्त्री कौन होता है, जो अभिलेख लिखने वाले जो शास्त्री जी होते हैं, ठीक है, के काम करने के वही करने का तरीका का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। देखो भाई मेरे पास क्या है कि 2 अभिलेख दे रखे हैं, उसको ना वही पढ़ने की बात चले। देखो हम उसमें देखते क्या है, तो ध्यान देने की बात यह है कि अभिलेख जिसका स्रोत 10 में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। इसके अंदर क्या भाई, पहली बात तो इसमें शासक अशोक है उसका नाम लिखा, उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधि का प्रयोग किया गया। अशोक ने जो उपाधि अपनाई थी, ठीक है, मतलब अशोक ने जो भी अपनी भाषा चुनी थी वो सारी की सारी चलाई गई है। कि देवनापिय अर्थात मतलब कि देवताओं का प्रिय, और पियादसी यानी दिखने में सुंदर। पियादसी का मतलब क्या, यहाँ पे दिखने में सुंदर। वास्तव में देखो मैंने क्या बोला पहला कि हाँ भाई, देवानापिय मतलब कि अर्थात इसका मतलब क्या है, देवताओं का प्रिय, जो देवताओं को बहुत प्यारा हो। उसके बाद और पियदसी यानी देखने में सुंदर हो।
सारी बात, इसको पहले प्रयोग किया है। कह रहा अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधि भी लिखी गई है, मतलब लिखी गई थी भाई कि अशोक की ना उपाधि क्या थी, वो किस पद पे थे, वो सारी बात लिखी है। पता ना हर एक स्थान किसी न किसी पद पे होता है। उसके बाद इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद, जब इन अभिलेखों को पढ़ लिया, उसके बाद अभिलेख शास्त्र ने पता लगाया कि उनके विषय विषय शैली भाषा और पुरालिपि विज्ञान सबसे मतलब क्या सब में, हाँ भाई सब में समानता है। जब ना जितने भी अभिलेख, जितने पुराशास्त्री है, मतलब कि जो हमारे पास अभिलेख शास्त्री हैं, उन सब ने एक बात नोटिस करी। भाई क्या बात नोटिस करी? उन्होंने देखा भाई जितनी भाषा हम देख रहे हैं सब मिलती जुलती है, जितनी भाषा हम देख रहे हैं सारी क्या मिलती जुलती है। देखो मुझे बताओ, एप्पल, ठीक है, एप्पल को मैं हिंदी में लिखता हूँ तो आ पे ए की मात्रा छोटा, मतलब कि आधा आ, बड़ा पूरा आ, ला, एप्पल हो गया एप्पल। ठीक है, अब सेब लिखना है, मान लो इंग्लिश में सेब लिखना है मेरे को, SEB सेब, हो गया ना। तो बात तो वही पढ़ रही है, हम पढ़ते तो वही भाई व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज पैदा, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज। अब बोलते ना तू क्या कर रहा है, तो टी के इस तरीके से कुछ तो थोड़ा लिख देते हैं, TU2, ठीक है, KYA क्या, के आर कर, RHA रहा, HAI है, ठीक है। फिर मर रहा हूँ, MAR मर, RHA रहा, HU हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। और फिर देखो थाना थाया वाले बात आ जाती है, ठीक है। सुनो करेंगे, अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। देखो भाई सुन जाओ, मैंने क्या बोला कि ये जो अभिलेख मिले ना, जो भी अभिलेख शास्त्री हैं उन सब ने पता लगाया कि भाई जितने भी लिखे ना वो शास्त्री किसी एक राजा ने बनवाए। फिर आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी, ठीक है। अशोक ने अपने में लिखा है कि भाई उससे पहले ना, मतलब कि जो राजा थे वो अशोक सम्राट, उनसे पहले किसी ने पुरानी रिपोर्ट को सबमिट करने की कोशिश नहीं की, खोजने की कोशिश नहीं करी। अशोक सम्राट के बाद के सारे सबूत मिलते हैं, उससे पहले कुछ नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि यदि अशोक से पहले उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही होगा? सही है। देखो भाई अब पता है अशोक ने क्या बोला कि सब, अच्छा पता है ये जो हमारे पास जितने अभिलेख मिले ना, ये अशोक के बाद से मिलने शुरू हुए, उससे पहले मिलते नहीं थे। सबसे पहले अशोक ने अपने बारे में लिखवाया, उससे पहले किसी ने लिखवाया नहीं था। समझ रहे हो अशोक क्या बोल रहा हूँ? अशोक सम्राट कहीं तो अपने दोस्त को समझ रहे हो अशोक। सुनो उसके बाद इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि उनमें लिखा, मतलब कि उनमें लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर हाँ भाई अतिशयोक्तिपूर्ण है। देखो अब ना जितने भी अभिलेख है ना, उसके अंदर ना जो भी बातें लिखी है, जो भी हमारे पास दी है ना, क्यों ना जो अभी जितने भी जो इतिहासकार है वो सारे के सारे अभिलेखों का अध्ययन करते हैं बार बार। वो देखते भाई जो बातें लिखी सही है, पागल बना रहे हमारा, समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और निकला है। अब तुमको ए का छोटा ए बनाना था, सबको अल्फा बनाना था, किसी को अल्फा, अल्फा अल्फा बीटा गामा सुना है सब? अल्फा कैसा होता है? देखो ऐसा करके, ऐसा और ऐसा बनता है। देखो ए कैसा बनता है, देखो ए ऐसे करके, ऐसा ए ऐसा बनता है, देखो ऐसा गया और ऐसा गया। लेकिन अल्फा यहां से शुरू होगा और ऐसा, तो जैसे काटते हैं ना, काटते हैं उस तरीके से। बस में आ रही है? तो मेरे पास ये होता है। फिर कह रहे कि क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? और भाई सुनो, कुछ कुछ शब्द हमारे पास ब्रैकेट में लिखे होते हैं, कह रहा उसके बाद सुनो भाई, कह रहा अभिलेख, वो जो ऊपर अभिलेख है ना जो मैं दिखाया तुम्हें, उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो पश्चिम से दिखाया ब्राउन कलर सा, देखो से एक बार। कह रहे कि सुनो, शास्त्रीय प्रयोग वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते थे। भाई देखो जितने भी शास्त्री थे ना, वो सारे सारे क्या करते थे, किसी भी वाक्य, किसी भी वर्ड की मीनिंग बताने के लिए सारा काम करते थे। उसके बाद यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लिखे का मूल अर्थ बदलना चाहिए। देखो अब कुछ भी लिखा हुआ है ना, अगर उसका किसी को मतलब बताना है तो उसको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। बात समझ आ रही है? कोई सी बात लिखी हुई है, अगर उसको दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना है, बात समझ आ रही है, तो उसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ऐसा ना हो वहां पर लिखा कुछ और है, मैंने बता कुछ और दिया। अब इसमें ऐसे बोलोगी राम मारने जा रहा है, किस मतलब मान लो राम किसी को मारने जा रहा है, अब उसमें राम को मारने के बदले वो मरने, तो राम मरने जा रहा है, चेंज हो जाता है ना।
एक मात्रा सब कुछ बदल देता है। बात समझ आ रही है? एक मात्रा सब कुछ बदल देगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर सुनो उसके बाद इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। जो भी इतिहासकार है उनको बहुत ज्यादा भाई खोजबीन करना पड़ता है कि सही में सही लिखा है कुछ और लिखा है। फिर कह रही यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पथों पर उत्कीर्ण थे। भाई क्या लगा कि यदि राजा के आदेश, जो भी राजा थे ना, उनके आदेश क्या है, जो बड़े बड़े पत्थर है उन पे उखेड़ देते थे, वो छेने थोड़े से मार मार के उखेड़ दे, भाई राजा ने ये आदेश दिया है। मैंने पहले कहा था अशोक सम्राट के टाइम पे पॉलिश किए पत्थर को जगह जगह लगाते थे। जहां जहां पे अशोक सम्राट का राज चला था वहां वहां पे पॉलिश किए पत्थर थे। समझ में पॉलिश के पत्थर क्या होते हैं आजकल जो घर में रखते हैं। ठीक है सुनो, करेगी तो यह वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे। पत्थर पे लिखा हुआ है तो जो जितने लोग हैं ना उस टाइम पर आके रुक जाते हैं। जैसे तुमने बहुत ही प्राचीन मंदिर बताओ जो मान लो कि कम से कम हजारों साल पुराना है, उसमें पता नहीं कौन कौन सी भाषा में क्या लिखा होता है। ये जो जो और भी जो मंदिर से मान लो कि काल का मंदिर हो गया, अक्षता मंदिर हो गया, ये तो नए नए मंदिर है। अगर तुम जाओ थोड़ा बहुत पुराने मंदिर में जो कम से कम हजारों साल पुराना हो, उसमें तुम्हें पत्थर पे एक अजीब सी भाषा लिखी दिखेगी तो तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। क्या नहीं है? कैसी बात कर दी भाई, बहुत सारे हैं। बस घूम पागल है, अंग्रेजों ने बनवाया, कैसी बात कर रहा है? अंग्रेजों के उसमें बनाया नेतृत्व में, जब अंग्रेज थे उसी के आसपास बनाया हो। भाई जिसको लगता नहीं बहुत पुराने मंदिर नहीं है, तो वीडियो होने के बाद ना मुझे बताना, मैं तुम्हें बताऊंगा एड्रेस कहाँ पे है। हम घूमते रहते हैं मंदिर में, मंदिर में सब जगह घूमते हैं। सुनो देखो भाई, क्या अधिकांश लोग पढ़े लिखे नहीं थे। भाई देखो, जो भी लोग पत्थर के पास से गुजरते थे ज्यादा पढ़े नहीं थे। फिर उसके बाद कह रही कि क्या क्या पाटलिपुत्र, भाई पाटलिपुत्र क्या है? पटना, चलो कुछ तो पता है बच्चों को। पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत महाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे। भाई देखो अब क्या है कि क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे। अब ना पटना में भाई जो भी पत्थर लगे हुए हैं उस पर लिखी हुई बात समझते हैं क्या लोग? ठीक है, जो अनपढ़ है वो कहाँ समझेंगे? उनके लिए एरो बना रखे हैं कि यहाँ से इधर जाओ तुम्हें पानी मिलेगा। एरो बना रखा है, कुआं बना रखा है। ठीक है, इस तरीके से। जैसे मान के चलो होता क्या होता है, तुम कभी रोड पे जाओगे उसमें देखा तुम्हें पता है जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, जेड आर क्रॉसिंग बोलते हैं शायद, जो भी है। ठीक है सुनो जब तुम देखोगे उस पे, या तो उसमें देखो कुछ लिखा नहीं होता, वो ना चित्र बना देंगे साइड में, वो रोड के साइड में चित्र बना होता है कि जब ना रेड लाइट हो तभी तुम्हें चलना है, मतलब कि रेड लाइट तो तुम जरूर से निकल जाओ। वैसे पता है अदर कंट्री में क्या होता है, जो जेब्रा क्रॉसिंग है ना उसके ऊपर तुम चल के जाओगे तो गाड़ी अपने आप रुकती है। इंडिया में चल के दिखाओ एक बार, वही तुम्हें कर देंगे, एकदम सॉस बना देंगे। सुनो भाई, कह रहे कि क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था। अब भाई ये जो राजा ने जो जगह जगह पत्थर पर लिखवा दिया है, क्या राजा के आदेश का पालन करते हैं मुझे बताओ। अब जैसे लिखा था डू नॉट स्प्लिट, ये जो है ना मतलब क्या बोलते हैं सबवे, पता है क्या, रोड के नीचे वाला रास्ता, उसमें क्या था डू नॉट स्प्लिट। भाई उसी के ऊपर जहाँ थूका होता है, तो यहाँ थूकना मना है। जहां पे लिखा ना यहाँ थूकना मना, उसी के ऊपर थूका हुआ है, उसके ऊपर थूका हुआ है। भाई देखो कैसे क्या चल रहा है। अब जैसे भाई लिखा होता कि यहाँ पे मतलब कि टॉयलेट करना मना है, और भाई वही बंदे वही लगातार लगे रहेंगे, ये होता है। तो बताओ अगर इस टाइम नहीं मानते, क्या उस टाइम मानते होंगे क्या? माना कि राजा के सामने मान लिया, पीछे थोड़ी मानेंगे। मान लो पुलिस वाला है, ठीक है, पुलिस वाला खड़ा है और उसके सामने, अच्छा पुलिस वाला कौन है? राजा के सैनिक, ये तो हो गया। इस टाइम के जो पुलिस वाले राजा के सैनिक ही तो है वो सब। तो अब मुझे बताओ कि राजा के सैनिक के सामने जहां पर लिखा हुआ है कि यहाँ टॉयलेट करना मना है, क्या करेगा वहां पे वो? बस सैनिक हटा चल जा अब छोड़। सुनो, कह रहे इन प्रश्नों के उत्तर क्या ना पाना सदैव आसान नहीं। देखो अब ना जो मैंने क्वेश्चन पूछे ना भाई, इन सब के आंसर पता लगाना आसान नहीं है। फिर आगे देखो भाई, कह रहे कि इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं। ठीक है, इसको भाई स्रोत 11 है। कह रहे जिनकी संख्या हमें क्या है, जिनकी व्याख्या पर है अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। भाई अशोक की वेदना मतलब कि अशोक की जो कहानी है ना उनके रूप में की जाती है। तुमने वो एक चैप्टर पढ़ा है देवसेना की वेदना, हिंदी में? देवसेना के गीत वगैरह हिंदी नहीं पढ़ता क्या तुम सब?
सुनो भाई, कह रहे साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है। भाई जो भी भाषा है ना सारी की सारी ना, वो जो अशोक के बारे में बता रखी भाई कि अशोक क्या क्या बोलता है। फिर जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। देखो अगर ना हम ऐसा करते हैं कि भाई जो अभिलेख लिखे हुए अगर हम उसको समझना सोचेंगे ना तो भाई बहुत ही डिफिकल्टी होती है। मुझे बताओ तुमको सिर्फ हिंदी आती है, मैं तुम्हें इंग्लिश दे दी, बेटा इंग्लिश पढ़ो, तो बोले क्या लिखा हो, तुम बोले खुजली करोगे बहुत असर में, ये क्या लिखा गया हुआ है। ऐसे तो होता है। पता है एक बच्चा मेरे पास आया नया नया, वो कह रहा कि मेरे को इंग्लिश आती है, अच्छी बात है यार, तो बेटा लाइन लिखी पढ़ के समझाओ। वो आधे घंटे तो मेरे से भैया 2 मिनट और रुक जाओ, 2 मिनट हो गया, ठीक है छुट्टी हो गई पता है। फिर मैं ऐसा पूछा तो कह रहा भैया इंग्लिश पढ़ने नहीं आती। मैं बता तो कहते भी आती है। तो ये चीजें बताओ तुम्हें, अगर दूसरी भाषा नहीं है ये कैसे करोगे। फिर सुनो भाई, कह रहा यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए। अशोक के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए भाई, उड़ीसा से, लेकिन उसकी वेदना का परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहां नहीं मिला। भाई जहां पे उसकी वेदना लिखी है, उसकी कहानियों के बारे में लिखा हुआ, उसके मन की बातों को लिखा गया, वो वहां से नहीं मिले। अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। देखो भाई जो उसकी वेदना वाली बात है ना, ये उन क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है जहां पर उसने जीत हासिल की थी। ठीक, हाँ। कह रहे कि इनका हम क्या अर्थ लगाए भाई। अब बताओ तुम क्या तुम्हें अजीब से नहीं लग रहा कि यार जहां पे जीत हासिल की वहां पे नहीं है, इसका तुम क्या मतलब निकालोगे। तो अब इसका ये पूछ सकते हैं, कह रहे कि क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह ना सका। देखो भाई राजा जहां भी जीता था ना वहां पे इतनी दर्दनाक होती थी कि भाई उस कुछ बोल ही नहीं पाता था। उसके बाद भाई एक अगला देख लो लास्ट में, यही था ना बस। सुनो, कह रहा अभिलेख साक्ष्य की सीमा है। सुनो, कह रहा कि अब आपको यह पता चल गया होगी अभिलेख से प्राप्त जानकारी की सीमा भी होती है। देखो मैंने क्या बोला, तुम भाई देखो तुम सबको एक बात पता लगी कि हम अभिलेख से सारी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, ये बात पता लगी ना। क्या बोला मैंने कि तुम अभिलेख से सारी की सारी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हो। फिर कभी कभी इनकी तकनीकी सीमा होती है, कभी कभी ना इनमें टेक्निकल फॉल्ट, मतलब कि एक फॉल्ट होता है, एक लिमिट होती है कि भाई तुम सिर्फ इतना समझ पाओगे, इससे आगे नहीं समझ पाओगे। क्या अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता था। भाई अक्षरों को बहुत ही हल्का हल्का कर रखा है, अगर थोड़ा गहरा गहरा करते तो पढ़ पाते ना। बहुत ही हल्का हल्का रख रखा है, बहुत ही हल्का सा लिखा है, भाई क्या समझेगा उसके अंदर। फिर कह रहे हैं साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, और भाई जो अभिलेख नष्ट हो जाते हैं, हल्का टूटा पूरा खत्म। कर जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते थे, टूटा तो अक्षर गायब हो गए। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता। क्या भाई अभिलेख को पढ़ के उसके बारे में सारा ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। देखो कुछ कुछ वर्ड ऐसे लिखे हुए मिल जाते हैं जिनका किसी एक स्पेशल जगह पे यूज किया जाता है। बात समझ आ रही है। अच्छा मैं कह रहा हूँ रचना करो, मैं रचना करो मतलब कुछ चीज बनाओ, ठीक है ऐसी तो है। रचना करने का मतलब कुछ बनाना है। चलो मैं तुमसे कहता हूँ मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई एक बोलता है अच्छा, मैं बोलता तू अच्छा है, ऐसे बोला मैंने बोला कि भाई तू अच्छा है। एक एक वर्ड का मतलब बहुत तरीके से होता है, तो मैं अच्छा, एक होता है अच्छा है, बोलते हैं ऐसा, बोलना अच्छा। अब समझ रहे हो, देखो बोलने का मतलब, देखो एक होता है अच्छा, तो अच्छा बड़ा, तो अलग अलग मतलब निकल रहे ना। तो कुछ कुछ वर्ड के जगह जगह पे अलग अलग मतलब होते हैं। अब जैसे मान लो कि किसी एक इंसान ने किसी दूसरे का ना सामान छुपा रख लिया, हाँ तो बोले अच्छा बेटा, ऐसा है ना। अब किसी एक जने ने किसी दूसरे बहुत अच्छा काम कर दिया, अच्छा बेटा, शाबाशी। तो ये अलग एक देखो एक वर्ड का, सुनो भाई, एक वर्ड का अलग अलग मतलब होता है, समझ रहे हो ना। तो कुछ डीप जा रहा है। सुनो, कह रहा यदि आप अभिलेख के शोध पत्र को पढ़ें तो पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने के वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते। देखो भाई अगर तुम ना इनके एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे ना तो तुम्हें ये बात पता लगेगी जो विद्वान है वो ढूंढते रहते हैं उसको कैसे पढ़े कैसे पढ़े कैसे पढ़े। पता है कभी कभी क्या होता है, इन जितने भी इतिहासकार हैं इनको बड़े बड़े खजाना मिल जाते हैं, ये करोड़पति बन जाते हैं इतिहासकार। तो स्टार्टिंग में खूब गरीब होंगे, तो ऐसे पढ़ते जहां पढ़ना पता लगा लिया तो देखा अच्छा ये खजाना यहाँ रखा हुआ है। बस पुरानी मूवी देखा होगा,
नक्शे बने होते हैं, बोलते हैं जो इस भाषा को समझ गया वो खजाना ढूंढ लेगा। ठीक है, कार्टून में ज्यादा होता सही में ऐसे नक्शे। टॉम एंड जेरी। सुनो भाई, कह रहे कि यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए लेकिन सभी के अर्थ निकाले जा सके या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं। देखो भाई, बहुत सारे इसमें हजारों मिले, कुछ कुछ को प्रकाशित, मतलब कुछ को लोगों के सामने लेके आए, कुछ कुछ को लोगों के सामने नहीं लेके आए। कह रहे कि इनके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में असुरक्षित नहीं बचे। देखो भाई, जो भी अभिलेख मिले हैं ना, उनके अलावा और भी बहुत सारे अभिलेख होंगे, लेकिन वो अभिलेख नष्ट हो चुके हैं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध है वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र है। जो अभिलेख अभी मिले ना, वो एक छोटा सा हिस्सा है सिर्फ वो। अच्छा मुझे बताओ, हमारे पूरे इंडिया में कितनी बुक होंगी? बहुत सारी, खरबों बुक होंगी। अब मुझे बताओ, पूरा इंडिया दब गया, मतलब कितनी परसेंट बुक निकलेगी 10,000 साल बाद? बहुत इक्की तुक्की निकलेगी ना। जो बहुत ही सेफ रखेगी वो निकले, अच्छा ये बुक भी थी क्या, इस तरीके से। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो इसी तरीके से बातें बोल रहा हूँ कि जो पहले अभिलेख बहुत सारे होते होंगे लेकिन मिले उसमें बहुत कम है। फिर इसके अतिरिक्त हाँ भाई, तो कह रहे कि इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। भाई कह रहे कि इसके अतिरिक्त एक और मौलिक, मतलब मौलिक का मतलब सब जगह लगने वाली, ठीक है, जो सबकी समस्या है। यह जरूरी नहीं कि इसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो। भाई जरूरी नहीं है कि हम इसको माने चाहे ना माने। उदाहरण मान लो इसका, उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रिया और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेख में नहीं मिलता। देखो, भले ही अभिलेख जो है उसमें कुछ भी लिखा हो, लेकिन उसके अंदर हमारी जिंदगी के बारे में थोड़ी लिखा। क्योंकि प्राय अभिलेख बड़े और विशेष, जो अभिलेख होते हैं भाई वो क्या होते हैं भाई, बड़े होते हैं और विशेष विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। मुझे बताओ भाई, कि कोई स्पेशल घटना होगी तभी तो लिखेंगे उसके बारे में, या रोज की बातें लिख रहे हैं? अच्छा आज एक गाड़ी गई मेरे घर के पास से, ऐसा नहीं होता। हाँ एकदम से मैं सुबह सुबह उठा और मैं देखा कि भाई रोड के बाहर एकदम एक्सीडेंट हो गया बहुत तगड़ा, पानी के टैंकर वगैरह पलटे हुए हैं, क्या लिखने वाली बात है? कि अच्छा अब एक बार अंकल गली के बाहर से जा रहे हैं, 13 तारीख को सुबह 7 बजे अंकल जा रहे थे, अंकल के आगे आंटी थी। अब ऐसा नहीं लिखेंगे भाई, ये सारी सारी बातें होती है। फिर सुनो, तो मैंने क्या बोला कि अभिलेखों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण अवसरों का वर्णन किया, यानी कि सारी बात छाप दी। जैसे मान लो कि राजा है, ठीक है, अब राजा कहीं पे गया, राजा के जाने के बाद क्या हुआ, राजा ने युद्ध में लड़ाई करी, ठीक है, पूरे देश को जीत लिया, इस ये लिखने वाली बात है। ठीक है, अब राजा रोड रोड पे घूमने गया, वापस आ गया, ये थोड़ी लिखेंगे उसके अंदर। जो बड़ी बड़ी बातें उनको लिखा जाता है। सुनो भाई, इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे। मैंने पहले ही कहा था, अभिलेख सिर्फ उनके बारे में होते हैं जो बनवाते हैं इनको खुद ही। करेगी, इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिक्षेप्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। देखो भाई, हमें पता है अभिलेख क्यों पढ़ना चाहिए? हमें अभिलेख पढ़ना चाहिए ताकि हमें अपने इतिहास के बारे में पता लगे। ठीक है, जैसे मान लो राम जी अपने पिता के बहुत ज्यादा आज्ञाकारी थे, पता है हमें। आजकल के बच्चे क्या आज्ञाकारी होते हैं, अपने पापा को गाली पकड़ रहे बैठे बैठे। भाई पता है, मैंने बहुत बार बतेरे एग्जाम्पल देखे हैं। आजकल के बच्चे, तुम पता है मानो चाहे मत मानो, जो वीडियो देखेगा वो भी और जो तुम सामने बैठे हो भी, पता है होता ऐसा है ना कि आजकल कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। बोलते हैं क्या है बंदा, छोड़, पापा ने दो सुना दिया ना, है छोड़ो भाड़ में जान दो। भाई ऐसा होता है, कुछ जने थोड़ा पैसा कमा लेते हैं ना, थोड़ा पैसा कमाते हैं, बोलता है हम ही राजा हैं हम तो। भाई पागलपंती सारी सारी, तो क्या राजा हो भाई तुम, पर पापा की इज्जत नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात है भाई किसी को इज्जत देना। अगर तुम सोचो आज तुम इज्जत नहीं दे रहे, कल तुम दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हो तुम्हें कोई इज्जत देगा? सोच रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, आज तुम्हारे पता है भाई ऐसा ही होता है आजकल ना, बच्चे अपनी मम्मी से तू करके बोलते हैं। बच्चे भाई, बहुत से बच्चे बोलते हैं मम्मी से तू क्या कर लेगी, ये वो जो भी चीजें, अपने पापा की इज्जत नहीं। भाई तो इतिहास हमें ये बताता है कि भाई पहले के लोग कैसे होते थे। तुम राम जी का एग्जाम्पल लो,
अगर भाइयों की बात करें, लक्ष्मण का एग्जाम्पल लो, ठीक। तो बता देखो, लक्ष्मण जो है अपने, जो उनका भाई है राम, उनकी सारी एकदम सारी बात मानता। अब राम जी भी ऐसे नहीं कि एकदम हाँ ऐसे वेल ठीक है तो बस मेरी बात मानेगा। राम जी की हरकत भी उसी ऐसी थी कि अगर अपने छोटे भाई को कुछ चाहिए उसको सारा दे दी जाए। भाई देखो जैसे मान लो मेरे भाई है, ठीक, अगर वो भले कितनी भी कैसी हरकत कर रहे हो, मैं जाऊंगा ना पीछे, भले कुछ भी कर रहे हो, लक्ष्मण जी कुछ भी कर रहे हैं पीछे, सामने ना भाई कोई कुछ नहीं होता, सामने रिस्पेक्ट है। अब ये बैठा है, अपने भाई को मारने की बात बोलता है बड़े वाले को, रिकॉर्डिंग भेजूंगा उसके घर पे मैं वाली, ठीक है भाई, ये सारी बात पढ़ लेने एक बार जाके देखते हैं।